चलिए फिर आगे चलें। सेक्शन 48 रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ भुइंहारी टेन्योर। भुइंहार कौन थे? ऑब्वियस सी बात है, दे वर बिग लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो भुइंहारी फैमिली का कोई भी मेंबर जो होगा वो अपनी भुइंहारी टेन्योर को किसी भी एबोरिजिनल रैयत की तरह ही बेच सकता है, ठीक है। एबोरिजिनल मतलब क्या होता है? नेटिव। ध्यान रखना, एबोरिजिनल का मतलब क्या होता है? नेटिव, ठीक है। तो भुइंहार जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे इनको भी हम नेटिव की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स परमिटिंग मेंबर्स ऑफ ए भुइंहारी फैमिली टू ट्रांसफर टेन्योर बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और विल। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल आपको समझ में आ गया, ठीक है। सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और विल, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जब चाहे रूल बना सकती है, ठीक है। एक्सेप्ट एज मेंशन्ड इन द अबव टू सेक्शंस अबव, ट्रांसफर ऑफ भुइंहारी टेन्योर शैल नॉट बी वैलिड टू एनी एक्सटेंट, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर दीज टू, द अबव जो मैंने बोला कि पहली चीज़ तो एबोरिजिनल रैयत जैसे ट्रांसफर करते हैं वैसे चाहे तो कोई भुइंहार फैमिली ट्रांसफर कर ले, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बना दे जिसके तहत वो परमिट करे कि भुइंहारी फैमिली इस तरीके से अपना टेन्योर ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, इस तरीके से अपना टेन्योर ट्रांसफर कर सकती है। इन दोनों के अलावा किसी भी तरह का अगर भुइंहार ने किसी ट्रांसफ़र किया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। इफ़ एनी भुइंहार ट्रांसफर्स एनी सच भुइंहारी टेन्योर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, डीसी में इजेक्ट द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी मतलब जो खरीदेगा उसी को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, और ब्रिटिशर्स लेकर के फिर उसको दोबारा बेच देंगे और प्रॉफिट, ठीक है। अ भुइंहार हु होल्ड्स लैंड इन एनी विलेज in which a भुइंहारी tenure as defined in छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869, ठीक है। तो सिटी है वहाँ पे क्या है? छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 is situated may transfer such land in the same manner and extent as an occupancy rayat transfers his right in his holdings under subsection 3 of section 46, ठीक है। तो बेसिकली बस कुछ खास नहीं है कि भुइंहार जो भी है वो सेक्शन 46 के सब सेक्शन 3 में जिस तरीके से मेंशन्ड ऑक्यूपेंसी रायत अपना लैंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेम तरीके से वो भी अपना टेन्योर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इफ़ ये ध्यान रखना कि सेक्शन 3 ऑफ 46 ये डील करता है ऑक्यूपेंसी रैयत के ट्रांसफ़र से, और सेक्शन 48 का क्लॉज 5, ठीक है, ये डील करता है भुइंहारी का। दोनों का प्रोसीजर सेम होगा, ठीक है। चलिए, इफ एनी मेंबर ऑफ भुइंहारी फैमिली ट्रांसफर्स हिज भुइंहारी टेन्योर और एनी पोर्शन देयर ऑफ बाय ए लीज, द लीजी शैल नॉट एक्वायर अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी देयर इन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी भुइंहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर कोई भी भुइंहारी फैमिली का मेंबर अपनी भुइंहारी टेन्योर या कोई भी पोर्शन को लीज करता है तो जो लीज पे लेगा उसको कोई ऑक्यूपेंसी का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। ही कैन वर्क एज नॉन ऑक्यूपेंसी वर्क रैयत बट येट ही विल नेवर गेट ऑक्यूपेंसी राइट देयर, ठीक है। चलो, सेक्शन 48A देखो, ये भी आपका शेड्यूल लाइन में आया है, ठीक है। नो डिक्री और ऑर्डर शैल बी पास बाय एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ अ राइट इन भुइंहारी टेन्योर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कोर्ट किसी भी भुइंहारी टेन्योर में इंटरफेयर नहीं करेगा, इनका सीधा सीधा कहने का मतलब यही था। सेक्शन 49, despite provisions of section 46, 47 and 48, any occupancy rayyat or any member of a Bhuiahari family who is referred to in section 48 may transfer his holding or tenure for the following purposes। तो कौन कौन से पर्पसेस के लिए कर सकता है? पहला, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कर सकता है। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो कोई ज़मीन अलॉट की गई हो, वहाँ तक सपोज करो कोई रोड जा रही है, कोई कनाल जा रहा है, कोई कहते हैं डैम बन रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए वो ज़मीन डाइवर्ट की जा सकती है, ठीक है। तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 46, 47, 48 ये कुछ भी नहीं लगेगा अगर कोई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लैंड डाइवर्ट हो रहा हो, या फिर उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए स्टेट गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकाल दे, या फिर वहाँ का लैंड यूज़ रिक्वायर्ड हो चेंज करना फॉर दिस पर्पस, ठीक है। इसके लिए कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, फॉर यूज़ ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ माइनिंग, तो माइनिंग अगर जहाँ खुदाई चालू हो गई, खनन कार्य चालू हो गया, वहाँ पे भी आपका सेक्शन 46, 47, 48 ये सब नहीं लगेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ये सब नहीं लगेंगे। एवरी सच ट्रांसफ़र मस्ट बी रजिस्टर्ड, मस्ट बी मेड बाय रजिस्टर्ड डीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि इन पे टैक्सेस का रेट बिल्कुल अलग है और इसीलिए इसको रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट 12 साल के अंदर डीसी के रिटर्न कंसेंट को स्क्वैश कर सकती है,
ध्यान रखना, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच रिटन कंसेंट इज गिवन बाय डीसी इन रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ एनी होल्डिंग बिलोंगिंग टू एसटी ऑक्यूपेंसी रैयत सेट असाइड सच रिटन कंसेंट, ठीक है। तो अगर सपोज करो ऐसा कुछ ट्रांसफर एसटी ऑक्यूपेंसी रैयत के ऊपर डीसी ने निकाल दिया, ठीक है, कि ट्रांसफ़र करना है आपको या फिर ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 12 साल के अंदर अंदर उस रिटर्न कंसेंट को स्क्वैश कर सकती है, हटा सकती है। ये चीज़ मैंने बताई आपको, समझाई, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो सेक्शन 50 एक्विजिशन ऑफ टेन्योर और होल्डिंग बाय लैंडलॉर्ड। इफ एनीथिंग इज नॉट एज पर सेक्शन 46 एंड 47 डीसी में ऑन एप्लीकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड ऑथोराइज द एक्विजिशन देयर। समझ में आ रही बात? अब डीसी ऑथोराइज करेगा एक्विजिशन ऑफ लैंडलॉर्ड को, ठीक है। तो चलते हैं सेक्शन 50 की तरफ, ठीक है। सेक्शन 50 देखो नेक्स्ट, है ना। सेक्शन 50 क्या कहता है? एक्विजिशन ऑफ टेन्योर और होल्डिंग बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो एक्विजिशन, जो लैंडलॉर्ड है वो कब आपसे टेन्योर पूरा ले सकता है? तो पहली चीज़ तो ये होगी आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एब्रिज किया हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन एब्रिज की हो, या फिर मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को नहीं माना हो, ठीक है, तो फिर कर सकता है। इसके अलावा डीसी भी ऑथोराइज कर सकता है लैंडलॉर्ड को कि आप अपनी ज़मीन वापस ले लो, क्योंकि इस पे माइनिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। ध्यान रखना, माइनिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा डीसी जो है मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड से 20% ज़्यादा देगा अगर ऐसा कुछ ट्रांसफ़र होगा तो, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी के टाइम पे कंपलसरी हो गया ये चीज़, ठीक है, कंपलसरी नेचर है, ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा, मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे कि एक चीज़ ये सोचिए, आज की डेट में भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने NHAI एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ऑर्डर दिया कि आप ज़मीन तभी ट्रांसफ़र करेंगे या जब तभी एक्वायर करेंगे फाइनली जब आपने उसका एग्रीड अमाउंट पे कर दिया हो। ये जो क्लॉज है, ये सोचिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में उस समय लिखा हुआ था, जबकि ये फॉलो होता हो ना होता हो, दैट इज़ अनदर डिबेटेबल इशू, ठीक है। फॉलो ऑब्वियस ही बात है, ब्रिटिशर्स क्यों करना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी उस समय भी उन्होंने ये इतना विजनरी रुख अख्तियार किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो मैंडेटरी ट्रांसफ़र है, जहाँ पे होना ही होना ट्रांसफ़र है, वहाँ पे जो भी मार्केट वैल्यू है उस पर 20% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है। मार्केट वैल्यू प्लस 20% एक्स्ट्रा, ठीक है। ये डीसी खुद ही दिलवाएगा, ये ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी ब्रिटिशर्स विल ट्राई नॉट टू डिससेटिस्फाई द लोकल पीपल, और लोकल पीपल को बहुत ज़्यादा आस्था होती है अपने सेक्रेड ग्रूव, वर्शिप वाले प्लेसेस से, बर्निंग बरियल ग्राउंड से, ठीक है। तो ऐसी कोई भी जगह होगी जहाँ टेम्पल हो, मॉस्क हो, वर्शिप का प्लेस हो, सेक्रेड ग्रूव्स हो, बरियल हो, मतलब बर्निंग ग्राउंड हो, इन सारी जगहों पे डीसी कभी भी एक्विजिशन नहीं करवाएगा, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ लैंड शैल बी पॉसिबल ओनली आफ्टर नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र टू द ट्रांसफरी आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रिक्वायर्ड पेमेंट, ठीक है। रिक्वायर्ड पेमेंट के बाद ही आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यही चीज़ मैंने बताई आपको कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है, आज़ादी के बाद, कि आप नहीं करोगे, तब से जा कर के हमारे यहाँ काफ़ी हद तक पहले पेमेंट होने की प्रथा चालू हुई, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये क्लॉज है, सोचो उस समय लिख दिया था, 1903 में ड्राफ्ट किया था और 1908 में इम्प्लीमेंट कर दिया था। भले उसका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होता हो, फॉलोअप होता हो या ना होता हो, लेकिन लॉ में तो था ना एटलीस्ट। चलो, अब चैप्टर 9 पे आते हैं, जनरल प्रोविजंस एज टू रेंट, ठीक है। तो जनरल प्रोविजन से अब डील करना है, सेक्शन 53 से 63 तक इसमें है, ठीक है। तो सेक्शन 52 क्या कहता है कि कोई भी मनी रेंट जो पेएबल होगी, ठीक है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत, वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, ठीक है। अब वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कैसे होगा कि भाई जो एग्रीकल्चरल ईयर है, ध्यान रखना है इसमें एग्रीकल्चरल ईयर की बात की गई है। किसकी बात की गई है? एग्रीकल्चरल ईयर। और एग्रीकल्चरल ईयर किस पे डिपेंड करता है? मॉनसून पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मॉनसून पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मॉनसून इंडिया में कब आता है और एग्रीकल्चरल ईयर क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में ढूंढ के मुझे बताएंगे, नहीं तो फिर मैं बाद में बताऊंगा, डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट स्टिल, ठीक है, एग्रीकल्चरल ईयर। तो एक्चुअली ये भी कहा जाता है मॉनसून इज़ द एक्चुअल बजट मेकर ऑफ और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, कि मॉनसून के हिसाब से हमारे फाइनेंस वित्तीय स्थिति का पता चलता है, आने वाले साल में वित्तीय स्थिति क्या रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ एक कहावत कही जाती है, मॉनसून इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इंडिया, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल ईयर किसके हिसाब से चलता है? मॉनसून के हिसाब से चलता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी मनी रेंट है, मनी रेंट मतलब पैसे के फॉर्म में जो रेंट होगा, वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, और लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर विल बी द कट ऑफ डेट, ठीक है। ईच क्वार्टर की लास्ट डेट कट ऑफ डेट रहेगी, और इट विल बी एज पर एग्रीकल्चरल ईयर, इट इज़ नॉट योर नॉर्मल
अप्रैल टू मार्च, वो अप्रैल टू मार्च वाला नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखना, अप्रैल टू मार्च वाला नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, आप मुझे बताओगे ये चीज़, इट्स योर ड्यूटी एंड आप सर्च करो, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो कि पेमेंट ऑफ रेंट, पहले ये तो बता दिया भाई कब पे करना है, तो कहाँ पे करना है ये भी बताया जाएगा। तो पेमेंट विल बी डन एट माल कचहरी और किसी और जगह पे जहाँ पे यूजुअली पे किया जाता हो, ठीक है। अगर आपके पास यूपीआई तो यूपीआई से पे कर दो आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, या फिर जाओ और उसके ऑफिस में प्रॉपर जमा करवा के आओ, तो वैसा ही समझ लो कि उस समय माल कचहरी थी, ठीक है, माल कचहरी, ठीक है, या फिर जहाँ पे ऐसा रेंट जमा होता हो वहाँ पे जाके आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहो तो पोस्टल मनी ऑर्डर भी कर सकते हो, ध्यान रखना पोस्टल मनी ऑर्डर की उस समय सुविधा थी, तार भी बोलते थे उसको कई बार, ठीक है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते थे, मनी ऑर्डर, ठीक है, पोस्टल मनी ऑर्डर के थ्रू। चलो सेक्शन 54 की अगर बात करें तो ध्यान रखना कि अ टेनेंट हु मेक्स अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट और इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन और बोथ टू हिज लैंडलॉर्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम लैंडलॉर्ड अ रिसिप्ट फॉर द सेम। ध्यान रखना आज की डेट में हम रिसिप्ट मांगते हैं और इट इज़ मैंडेटरी टू हैव रिसिप्ट, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को आप जब भी पे करेंगे यू विल गेट अ रिसिप्ट फ्रॉम हिम, ठीक है, चाहे रेंट पे करें चाहे उसका इंटरेस्ट पे करें या दोनों पे करें, ठीक है। और अगर लैंडलॉर्ड मना करता है तो आप जाके डीसी का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है। डीसी मैंने बताया आपको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ही वाज लाइक कि होल सोल ओनर ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब एक और चीज़ ध्यान दो कि अगर मान लो साल के अंत तक आपने कोई भी अपना इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, कोई भी इंस्टॉलमेंट आप मिस कर गए, तो उस केस में आप पे कितना टैक्स लगेगा, 6.25% इंटरेस्ट लगेगा। आई एम रियली सॉरी, मैं टैक्स बोल दिया, वो दैट विल बी इंटरेस्ट, ठीक है, ये आज भी आपको पे करना पड़ता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग 6.25% पर एनम विल बी द प्रीमियम चार्ज ऑन द ड्यू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रेंट, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक और कैविएट दिया गया है ताकि आप जल्दी से जल्दी पे कर दें। अगर मान लो आप एक साल डिले हो गए, एक साल आप डिले हो गए, लेकिन अगले साल के अंदर अंदर आपने पे कर दिया, तो आपका जो इंटरेस्ट था वो 3% से ज़्यादा नहीं लगाया जाए। इंटरेस्ट सबवेंशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट सबवेंशन। ये अभी आप स्कीम भी चल रही है आपकी, ठीक है, कई सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, ठीक है, तो ये ज़रूर देखिएगा इंटरेस्ट सबवेंशन क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पीएम मोदी साहब हैं हमारे, उन्होंने ही चलाई है, ठीक है। ये कुछ केसेस में वो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, स्पेसिफिकली हाउसिंग लोन से रिलेटेड है, ठीक है, ज़रूर देखिएगा, ढूंढिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ इंटरेस्ट सबवेंशन कितने का हो गया? 6.25% से सीधा 3%, तो 3.25% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे दिया इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। चलो अब आगे चलो, तो सेक्शन 59, अ डिसीजन टू कैंसल लीज ऑफ टेन्योर होल्डर मे बी मेड इवन ऑफ इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट ड्यू। अगर मान लो कोई पे ही नहीं करने को तैयार है, बेचारे पास है ही नहीं पैसा, तो क्या करोगे? उसका लीज कैंसिल कर दो, है ना। इसके अलावा आपका जो परचेजर है, मान लो उसका जो लीज कैंसिल कर दिया आपने, और लीज कैंसिल करोगे तो ऑब्वियसली बात उसको नीलाम करवाओगे, ठीक है। तो जब नीलाम करवाओगे तो जो परचेजर होगा ही वोंट इनहेरिट ऑल द लोन्स, तो लोन जो है उसमें माफ़ हो जाएगा। जो नया बंदा आ रहा है ही विल स्टार्ट अफ्रेश एंड उसके हिसाब से उसको अपना आगे का रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना। ऑब्वियस ही बात है ना, जो पुराना लीगेसी है वो थोड़ी ना हम आगे वाले को देंगे, और तो कोई क्यों खरीदना चाहेगा, ठीक है। सेक्शन 61 की बात करें तो कम्यूटेशन ऑफ रेंट पेएबल इन काइंड। अब दोस्त देखो, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग नेचर। प्रेसिडेंशियल पावर्स में अगर देखोगे, पावर टू पार्डन, उसमें भी एक कम्यूटेशन वर्ड आता है, ठीक है। तो चेंजिंग नेचर इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है। चेंजिंग नेचर इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है। कम्यूटेशन ऑफ रेंट पेएबल इन काइंड, तो जहां भी आपका रेंट एग्रीड होगा काइंड में पे करना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है किसान पैसा नहीं दे पाते हैं, तो बोलते हैं साहब आप 1 किलो गेहूं ले लो, 1 किलो चावल ले लो हमसे, ठीक है। कई बार आप गांव में छोटी छोटी जिनकी दुकानें होंगी उनको पता होगा ये चीज़, है ना। लोग अपने सामने अपने घर से अनाज लेकर के आते हैं कि आप इसको रख लीजिए, हमको इसका दाम दे दीजिए, हमको ये चीज़ें उससे लेनी है ना। तो उस केस में जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर या डीसी होंगे वो कन्वर्जन रेट बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, वो कन्वर्जन रेट बताएंगे लैंडलॉर्ड को कि भाई देखो आपका इतना मनी रेंट है, और इस अगर आपको काइंड में जमा करवाना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? इतना उससे पैसा लोगे, या काइंड में जो चीज़ें हैं उसको लोगे, ठीक है। तो वर्थ वैल्यू जो यार मार्केट रेट होता है एक तरह से, जो काइंड का होगा वो डीसी या रेवेन्यू ऑफिसर डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि डीसी और रेवेन्यू ऑफिसर आफ्टर इंक्वायरी में पास ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ रेंट एज मनी रेंट एज डिटरमाइंड बाय हिम, ठीक है। तो जो
आपके कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर या डीसी हैं, वो इंक्वायरी सबसे पहले करेंगे, ठीक है, और उसके बाद मनी रेंट को डिटरमाइन करेंगे उसके, ठीक है। चलो अब सेक्शन 62 पे आओ। देखो इस टाइप क्लॉज जो होते हैं ना, एक चीज़ मैं पहले बता दूं, सॉरी मैं मतलब आगे बढ़ रहा था फिर पीछे आ रहा हूँ, ये बहुत जेनरिक क्लॉज होते हैं, ठीक है, तो हर एक जगह आपको नहीं लेना है, ठीक है। कम्यूटेशन ऑफ रेंट पेएबल इन काइंड, ये आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 61 में दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर एज वेल एज डीसी बोथ आर एम्पावर्ड टू गिव ए कन्वर्जन रेट, ये बस आपको इतना भर याद रखना है, और कम्यूटेशन का मीनिंग ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बस पिक करते चलो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हर एक जेनरिक टर्म को रटने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है, इसीलिए मैंने कई जगह येलो कर दिया ताकि आपको की हाईलाइट्स पता रहें, जब आप रिवाइज भी कर रहे हो तो भी आपको जल्दी जल्दी देख करके एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आपको कोई गड़बड़ी ना लगे, कोई डाउट ना आए, बट स्टिल यू शुड फोकस मोर ऑन द की वर्ड्स, ठीक है। कम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, वो किस में डेल्ट है, ठीक है, तो सेक्शन 61 में डेल्ट है। चलो अगला देखो, सेक्शन 62, सॉरी पहले सेक्शन 62 देख लो। Where the rent of tenure holding has been commuted under section 61, it shall not be increased or reduced for the period of 15 years. तो ध्यान रखना, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है कि for how long any rent fixed after commutation of payment in kind cannot be revised, ठीक है, for how long period we cannot revise the commuted rent which was payable in kind, ठीक है। तो वो 15 साल तक के लिए है कि आपका जो कम्यूटेशन है वो रिवाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 15 साल तक आप जो पे कर रहे हो वहीं पे करते रहोगे, ठीक है। चलो, एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ डीसी और रेवेन्यू ऑफिसर ऑन द ग्राउंड ऑफ अ लैंडलॉर्ड्स इंप्रूवमेंट और एन एलियनेशन ऑफ एरिया, अल्टरेशन ऑफ एन एरिया और टेन्योर और होल्डिंग। तो अब भाई ये तो बात बिल्कुल वाजिब है कि भाई रेवेन्यू ऑफिसर और डीसी अगर ग्राउंड पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि लैंडलॉर्ड ने कुछ ऐसा किया है कि जिससे ज़मीन की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, या फिर जो आपका टेन्योर और होल्डिंग है उसका नेचर बदल गया है, ठीक है, एरिया बदल गया है, उसका बड़ा एरिया में अब खेती किसानी हो रही है वहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है डीसी या रेवेन्यू ऑफिसर बोलेगा भाई ज़्यादा टैक्स दो अब हमें, है ना, आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप पे इनकम टैक्स भी ज़्यादा लगता है ना। तो यही चीज़ ब्रिटिशर्स चाहते थे, ठीक है, सेक्शन 62 में, ठीक है। सेक्शन 63 की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि लैंडलॉर्ड अगर लॉफुल रेंट से ज़्यादा कुछ भी लेगा, कुछ भी अगर लॉफुल रेंट से ज़्यादा लेगा तो ही कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर 6 months एंड देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ फाइन ऑफ ₹500। डीसी और रेवेन्यू ऑफिसर कैन अवार्ड बोथ द थिंग्स टू लैंडलॉर्ड ऑल्सो। तो लैंडलॉर्ड भी इम्यून नहीं है, ठीक है, वो मनमानी नहीं चला सकता, अगर शिकायत पहुंच गई तो उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। दे कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर 6 months और फाइन ऑफ ₹500। चलिए आगे चलें, तो ये देखिए चैप्टर 9A अब आ गया। अब इसमें पट्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पट्टा शब्द आज भी प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, पट्टा शब्द आज भी प्रयोग होता है, ठीक है। और पट्टा का मतलब होता है एक जमीन का टुकड़ा, ठीक है, अ स्ट्रिप ऑफ लैंड। पट्टा का मतलब क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है। अब गवर्नमेंट, सपोज करो स्टेट गवर्नमेंट कोई लैंड है, वेस्ट लैंड है, उसको रिक्लेम करती है और उसमें पट्टे देती है फार्मर्स को, अलग अलग फार्मर्स को, ठीक है। तो जब पट्टा प्रिपेयर किया जाएगा तो उसको 2 कॉपी में बनाया जाएगा। जब भी पट्टा बनाया जाएगा तो वो किस में बनाएगा, 2 कॉपी में, एक रैयत को दिया जाएगा, ऑब्वियस ही बात है भाई कि आपको कौन सी जमीन अलॉट की जा रही है, और दूसरा जो कॉपी रहेगा वो डीसी के पास रहेगा एज अ रिकॉर्ड, ठीक है। किसी भी कारण से ध्यान रखना कि अगर जो रैयत है उसको 5 साल तक खेती के लिए नहीं बना पाता है, खेती लायक नहीं बना पाता है, या उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं कर पाता है, तो डीसी की मर्जी है कि उस सेटलमेंट को हटा दे, मतलब उसका जो अलॉटमेंट हुआ था उसको कैंसिल कर दे, नल एंड वॉइड कर दे और री एलोकेट करे किसी दूसरे पर्सन को, ताकि जो वेस्ट लैंड है दैट बिकम्स कल्टिवेबल लैंड एंड ब्रिटिशर्स स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो एक और चीज़, मिससेलेनियस प्रोविजंस फॉर लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, ये चैप्टर 10 है, ध्यान रखना चैप्टर 10 है, ठीक है। सेक्शन 64 से 65 तक जाएगा इसमें। सबसे पहले एक कोरकार के मीनिंग जान लो। कोरकार मतलब क्या होता है, अच्छा आपको मैंने सेक्शन 3 में एक वर्ड पढ़ाया था कोर कार्ड, ठीक है, डी था यहाँ पे, आर के बदले डी था, एक्चुअली दैट वाज मिसस्पेल्ड और यू कैन से टाइपिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ध्यान रखना कोरकार किसी भी ज़मीन को बोलते हैं, ठीक है, और उस ज़मीन को लोकली क्या बोला जाता है झारखंड में, बहबला, खंडावत, ठीक है, ध्यान रखना बहबला, खंडावत, जल शासन और अरियत। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कई बार हिंदी शब्द हैं या फिर झारखंडी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। जब इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है तो कई बार हम जो फोनेटिक्स होते हैं वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से ऐसी गलतियां आती हैं।
प्लीज़ थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर जब भी इंटरप्रेट कीजिएगा, ठीक है। कोरकार मतलब क्या होता है इसका, लैंड लोकली नोन एज बहबला, खंडावत, जलशासन और अरियत विच हैज़ बिन लेवल्ड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ राइस। ध्यान रखना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेवल किस लिए की गई है, राइस के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और पहले क्या था वो ज़मीन, वो पहले ज़मीन वेस्टलैंड था, जंगल था या अनकल्टिवेटेड था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसको कल्टीवेटर प्रिपेयर करता है, लैंडलॉर्ड नहीं प्रिपेयर करेगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड प्रिपेयर नहीं करेगा, इसको कल्टीवेटर प्रिपेयर करेगा। तो 3-4 कंडीशन हो गई कोरकार बनने के लिए, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो गई, पहली चीज़ कि उस ज़मीन को लेवल किया जाए फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है। पहले वो क्या थी, जंगल, वेस्टलैंड और अनकल्टिवेटेड लैंड। तीसरी कंडीशन क्या हो गई, इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाई कल्टीवेटर नॉट लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन अगर कहीं फुलफिल हो रही हो लैंड पे तो उसको क्या बोलेंगे, कोरकार बोलेंगे, ठीक है। अब चलो कोरकार से रिलेटेड प्रोविजंस देख लो, चैप्टर 10 में जो डील करते हैं, ठीक है। सेक्शन 67 कहता है कि हर एक कल्टीवेटर या लैंडलेस लेबर के पास राइट है कि विलेज के आजू बाजू में जहाँ भी ज़मीन उसको दिखे उस कोरकार ज़मीन को वो कन्वर्ट कर सके, मतलब उसको कोरकार ज़मीन में बदल सके। कोई वेस्टलैंड दिख गया, कोई बड़ा सा फॉरेस्ट दिख गया, तो मैंने बताया था आपको फॉरेस्ट काटना इज़ लाइक फॉरेस्ट को मुंडारी खुंड कट्टीदारी राइट्स में भी यही चलता था कि फॉरेस्ट को आप कल्टीवेबल बना रहे हो, उस पर लैंड रेवेन्यू उगा रहे हो। तो कोरकार राइट्स मुंडाज या ट्रेडिशनल पीपल के लिए नहीं थे, कोई भी कल्टीवेटर या लैंडलेस लेबर हो वो किसी भी ज़मीन को जा करके अपना बना सकता था। कैसे भाई, वेस्टलैंड है, उस पर जाओ, अपना झोपड़ा पट्टी डाल लो, खेत वेत के लिए फसल लगा लो और स्लोली उसको कल्टीवेबल बना लो, और उसके बाद उसको रजिस्टर करवा लो कोरकार के तौर पे, है ना। अच्छा चलिए सेक्शन 66 में आइए। तो ये क्या कहता है कि कोई भी कल्टीवेटर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को कोरकार नहीं बना सकता। ये नहीं कि मैंने गार्डन लगा रखा है, मस्त बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं, तो आप बोल दो ये तो सर जंगल है, हम तो यहाँ कोरकार बनाएंगे, हम तो लैंडलेस लेबर हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पे जंगल खड़ा करने, अपना जंगल काट करके अपना फील्ड खड़ा करने, और ये अब मेरी ज़मीन हो गई, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, देखो कि एनी ऑर्चार्ड और कल्टीवेटेड और होमस्टेड लैंड, होमस्टेड मतलब जैसे आपका बंगलो होता है ना, फार्म हाउस टाइप का जो एरिया होता है उसको होमस्टेड लैंड बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे घर भी हो आपका खुद का, ठीक है, फार्म हाउस टाइप का। तो होमस्टेड लैंड को कभी भी आप डायरेक्ट पोजीशन में जो किसी और पर्सन के हो उसको आप कोरकार नहीं बना सकते हो। अगर आपके अंदर हो खुद वो ज़मीन तो आप बना सकते हो फिर भी, लेकिन दूसरे के अंदर हो तो कभी नहीं बना सकते, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके थोड़ी ना खेती करने लग जाओगे तुम और फिर बोलोगे कि हमारी लैंड हो गई, ठीक है। सेक्शन 67 पे आइए। एवरी रैयत हु कल्टिवेट्स और होल्ड्स लैंड विच हैज बीन ही हैज कन्वर्टेड इनटू कोरकार शैल हैव अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन सच लैंड नॉटविथस्टैंडिंग दैट ही हैज नॉट कल्टिवेटेड द लैंड फॉर पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। ध्यान रखना 12 साल किसके लिए था, सेटल्ड रैयत के लिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी रैयत ने किसी ज़मीन को मेहनत करके उस पर कोरकार में तब्दील किया है, ही विल हैव ऑल द राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन दैट लैंड। प्लीज़ ध्यान रखिए, उसको कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो मेहनत की इज्जत करते थे इन लोग भी, ऐसी बात नहीं है। सेक्शन 67A रेंट ऑन लैंड कवर्ड इन कोरकार। तो ध्यान रखना कोरकार वाज नॉट वेरी फर्टाइल लैंड, ठीक है, बहुत फर्टाइल लैंड नहीं होती थी। तो शुरू में जब आप बंजर भूमि के से खेती चालू करते हो तो ऑब्वियस सी बात है यू हैव टू वेट फॉर 4-5 ईयर्स अंटिल इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग वेरी गुड, ठीक है। हो सकता है आप मतलब जितना प्रोडक्शन निकाल सकते हो उतना प्रोडक्शन नहीं आएगा, तो इसीलिए 4 साल का इन्होंने विंडो फ्रेम दिया था कि भाई आप 4 साल तक खेती करो इस पर, स्लोली मेक इट कल्टिवेबल एंड देन वी विल स्टार्ट टेकिंग रेंट फ्रॉम यू, ठीक है। तो ध्यान रखना 4 साल तक इट वॉज नॉट रेंटेबल, ठीक है। 4 साल तक देर वॉज नो रेंट ऑन कोरकार, नो रेंट टिल 4 ईयर्स। प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। 4 साल तक कोई रेंट नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब रेंट भी लिया जाएगा तो भी ये ध्यान रखिएगा 1/3 लिया जाएगा, सॉरी 1/3 नहीं, हाफ रेंट लिया जाएगा। किसका हाफ रेट लिया जाएगा, किसका, 3rd क्लास राइस लैंड के लिए, ठीक है। जो 3rd क्लास सबसे पुअरेस्ट राइस लैंड है, मतलब राइस उगाने वाली ज़मीन है, सबसे पुअरेस्ट कैटेगरी की, जिसकी सबसे कम प्रोडक्टिविटी है, उसका भी आधा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, बहुत सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली इन्होंने बनाया हर चीज़, ठीक है। चलो सेक्शन 68 में इजेक्टमेंट की बात होती है, मतलब भाई कोरकार तो बना लिया लेकिन उसी से आपको बाहर निकाला जा सकता है। क्या कब निकाला जा सकता है, जब डीसी किसी खुद ऑर्डर दे दे, डीसी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर खुद ऑर्डर दे दें, या फिर कोर्ट से कोई डिक्री आ जाए कि आप इनको बाहर निकालिए, ये कुछ इलीगल काम कर रहे हैं उस कोरकार लैंड में, ठीक है। सेक्शन 69 क्या कहता है, एन ऑक्यूपेंसी रैयत और एन नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत में बी इजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट, किन किन ग्राउंड से उनको हटाया जा सकता है। भाई पहली चीज़ कि वो अप्रोप्रिएट मैनर में काम नहीं कर रहे थे, अपनी जो लैंड का यूटिलिटी था वो किसी और तरीके से कर रहे थे, ठीक है। जो एक्ट है उसमें जो कंडीशन दी गई हैं उनको में से किसी कंडीशन को उन्होंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा
जो इजेक्टमेंट होगा, जो बाहर निकाला जाएगा रैयत को, ठीक है, या फिर नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत हो चाहे ऑक्यूपेंसी रैयत हो, किसी भी तरह का रैयत हो, अगर उसको बाहर निकाला जाएगा तो उसको ड्यू कंपनसेशन देना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ रीजनेबल कंपनसेशन पेएबल एंड पीरियड ड्यूरिंग विच सेम हैज़ टू बी पेड। तो ये हर एक इजेक्टमेंट के साथ ये कंडीशन डिफाइंड होंगी कि भाई कितने टाइम में कितना उसको पेमेंट दे देना है हमें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर कंपनसेशन वो देने को तैयार है कि भाई मैंने गलत किया है बट आई वॉन्ट टू फील सॉरी फॉर इट, आई फील सॉरी फॉर इट एंड आई वॉन्ट टू कंपनसेट यू फॉर योर लॉसेज, उस केस में इजेक्टमेंट का ऑर्डर नल एंड वॉइड भी किया जा सकता है बाई डीसी, ठीक है। डीसी साहब चाहें तो फिर बोल सकते हैं चलो भाई ठीक है तुमसे गलती हो गई, तुम अपना सॉरी के तौर पे ये कितना कंपनसेशन भरो एंड एंजॉय करते रहो, कंटिन्यू करो काम, ठीक है। सेक्शन 70 की बात करूँ तो एन ऑर्डर फॉर इजेक्टमेंट शैल टेक इफेक्ट from the end of agricultural year in which it is passed and shall remain in effect until next date as directed by court, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पे कि कोई भी इजेक्टमेंट का ऑर्डर एग्रीकल्चरल ईयर के एंड से लगेगा। ध्यान रखना, एग्रीकल्चरल ईयर के एंड से लगेगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल ईयर की मैंने आपको बोल रखी है, डेफिनेशन आपको बतानी है, मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भले बता दूंगा लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ, यू हैव टू सर्च इट आउट। मैंने ये भी बताया इट इज़ रिलेटेड टू मानसून एंड इट इज़ नॉट अप्रैल टू मार्च, स्टैंडर्ड अप्रैल टू मार्च नहीं है, वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। एग्रीकल्चरल ईयर इज डिफरेंट और ये मानसून से लिंक्ड होता है, ठीक है। मानसून इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज पर फ्यू स्कॉलर्स, जियोग्राफी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें, ठीक है। तो एन ऑर्डर फॉर इजेक्टमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर। तो भाई क्यों भाई, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर उसने खेती किसानी जो भी की है, अगर साल भर का क्रॉप है, ईयरली क्रॉप है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए साल भर बीत जाने के बाद ही उससे हटाना चाहिए उसको, या फिर कोर्ट जैसा बोले उसको, ठीक है। चलो सेक्शन 71 पे आओ। तो ध्यान रखिएगा, any tenant is ejected from his tenancy, if any tenant is ejected from his tenancy, he may present an application to DC within 1 year of his ejectment। तो एक साल के अंदर अंदर चाहे तो वो क्लेम बैक कर सकता है डीसी के पास जाकर कि आई हैव बीन फॉल्सफुली इजेक्टेड फ्रॉम माई पोजेशंस, सो प्लीज रीस्टोर माई पोजेशंस। एंड मैंने ये भी बताया कि ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर के पहले क्लॉज हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि ट्रांसफरी ने अगर गलत किया है तो फिर ट्रांसफरर क्या कहते हैं उसको रिस्टोर कर दी जाएगी, ठीक है। और ट्रांसफरी ने उस दौरान में कोई ज़मीन पे कुछ बना लिया हो तो ट्रांसफरर जो था, पुराना वाला बंदा, ओनर जो था, ही हैज़ टू पे सम कंपनसेशन टू ट्रांसफरी, या फिर 2 साल के अंदर ट्रांसफरी हटा सकता है अपनी ज़मीन, ठीक है। तो ये क्लॉज पीछे मैंने बताए हैं, गो एंड रिवाइज इट इफ़ यू आर फॉरगेटिंग इट, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस ये ईयर्स, ये जो छोटे छोटे क्लॉजेज हैं, ये सारे प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे एंड ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर पे ही इजेक्टमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग इट। चलिए सेक्शन 71 पे आइए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी मोमेंट पे अगर डीसी नोटिस करता है कि जो लैंड ट्रांसफ़र हुआ है एसटी रैयत या फिर मुंडारी खुंट कट्टीदार का, ठीक है, या भूइहार का, और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सेक्शन 46 या किसी भी प्रोविजन को, ठीक है, तो ट्रांसफरी को बाहर फेंका जा सकता है अपनी ज़मीन से विदाउट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ध्यान रखना, कंपनसेशन पे ही नहीं किया जाएगा। अगर ये पता चल गया कि सेक्शन 46 को वायलेट किया है या किसी भी सीटीए एक्ट 1908 के प्रोविज़न को वायलेट करके किसी से आपने एसटी रैयत या फिर मुंडारी खुंट कट्टीदारी के राइट्स को एब्रिज किया है, तो एज अ ट्रांसफरी, मतलब आप बेनिफिशियरी हो गए ना, आपने ज़मीन हड़प ली उसकी, आपको बाहर के निकाल के फेंक दिया जाएगा विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन if the DC notices it or comes across this fact, ठीक है। In case of the transferor or his heir is not available, अगर मान लीजिए ट्रांसफरर लेना नहीं चाहता है, सपोज कीजिए कि मैं दबंग इंसान हूँ और जिस बंदे की ज़मीन मैंने हड़प ली है, ठीक है, जिस बंदे की ज़मीन मैंने हड़प ली है, जिस एसटी की ज़मीन मेरे पास अभी है इलीगल तरीके से है, विच वायलेट्स सेक्शन 46 या फिर किसी भी तरह का और प्रोविज़न जो कि इस एक्ट में दिया हुआ है, और रिस्टोरेशन के लिए वो जो बंदा है सामने वाला वो डर रहा है भाई मैं अपनी ज़मीन लूँगा, कल को फिर मुझे आकर के मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो जो ज़मीन डीसी मुझे इजेक्ट करेगा, है ना, मुझे इजेक्ट करेगा, पहले तो काम तो डीसी ये करेगा, और वो ज़मीन है उसको किसी को भी नहीं देगा, किसी एसटी रैयत को ही देगा। ध्यान रखना, विलेज कस्टम्स के हिसाब से जो भी एसटी रैयत उसको लगता है कि हाँ ही इज़ एलिजिबल, उसी को देगा वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर जो ओरिजिनल ओनर है वो विलिंग नहीं है या फिर उसका कोई एयर नहीं है, ठीक है। However, if the transferee has constructed any building on such holding or portion thereof within 30 years of the date of transfer, DC shall, if transferor is not willing to pay, order the transferee to remove it within a maximum period of 2 years। फिर से वही 2 ईयर वाला क्लॉज आ रहा है, ठीक है। अगर ट्रांसफरी ने 30 साल पहले उस पर कोई स्ट्रक्चर बनाया है और डीसी उसको बाहर निकाल रहा है,
ठीक है, और ट्रांसफरर को बोल रहा है कि भाई आप ज़मीन वापस ले लो अपनी, ठीक है। तो और ट्रांसफरर के पास इतना पैसा नहीं है या फिर ट्रांसफर पैसा देना नहीं चाहता है ट्रांसफरी को, है ना, तो उसको ट्रांसफरी को बोला जाएगा कि आप 2 साल का आपके पास टाइम है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा लीजिए, है ना, अदरवाइज हम इसको हटवा देंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द डीसी इज सेटिस्फाइड दैट ट्रांसफरी हैज कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑन सच होल्डिंग बिफोर इन्फोर्समेंट ऑफ बिहार शेड्यूल्ड एरियाज रेगुलेशन 1969, ठीक है। तो 1969 के बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन से पहले अगर कुछ भी बना हुआ हो तो उस केस में वो वैलिडेट करेगा ट्रांसफरी को, है ना। और ट्रांसफरी की जिम्मेदारी क्या रहेगी, फिर से वही पुरानी वाली कि ट्रांसफरर को कोई इक्विवेलेंट होल्डिंग दे या फिर एडिक्वेट कंपनसेशन या रिहैबिलिटेशन दे, ठीक है। ये क्लॉज हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, ये जनरल क्लॉज है फिर से, ठीक है। एक्ट्स अलग अलग हैं, एक्ट्स आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, एक्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये जो क्लॉज है, लास्ट क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो डीसी है अगर सेटिस्फाइड हो जाता है इंक्वायरी करके कि जो एडवर्स पोजीशन ऑफ ट्रांसफरी है इसको बाहर करना है, ठीक है, इसको मतलब ट्रांसफरी को बाहर करना है उसके एडवर्स पोजीशन से, जो उसने ज़बरदस्ती हथियार लिया है, गलत तरीके से इलीगल मीन से रख लिया है अपने पास, ठीक है। तो उस केस में अगर ट्रांसफरर को रीस्टोर करना है और ये ट्रांसफरर ने उसके बदले कुछ पैसे लिए हों, ठीक है, अगर ट्रांसफर सपोज़ कीजिए, अगर मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ कि कोई एसटी है, उसको सडनली पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ गई और उसने सोचा कि कोई देखने वाला तो है नहीं, है ना, वो गया आराम से किसी बीसी के पास, बैकवर्ड क्लास के पास, या फिर किसी जनरल कास्ट के पास, या फिर डीकू के पास, एंड ही सोल्ड हिज लैंड। अब डीकू या बीसी को पता नहीं था भाई साहब की कहते हैं ऐसा भी कुछ लॉ हो सकता है, पंगा हो सकता है, या फिर उस समय ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अब देखा गया डीसी के द्वारा कि इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, इट वायलेट सेक्शन 46, ठीक है, एंड अदर क्लॉजेज एज वेल, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा डीसी, ही विल एविक्ट दिस बीसी और डीकू, जो भी जिसने भी ज़मीन खरीदी है इसको एविक्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसफरी को एविक्ट कर दिया जाएगा। बट एसटी को बोला जाएगा कि यू हैव टू डिपॉजिट द मनी विच यू टुक फ्रॉम दिस फेलो, जितना भी पैसा आपने लिया था, मान लो 10 लाख रुपए में डील हुई थी कि आप इतना बड़ा खेत हमारा खरीद लो, तो एसटी को बोलेगा कि आप 10 लाख रुपए वापस करो इनको, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब मैं लेक्चर यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी 1 आवर, ठीक है, एंड आई होप आप भी थक गए होंगे, थोड़ा सा मैं भी थक गया हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट अपना सेक्शन, दैट इज सेक्शन 71B। टिल देन प्लीज़ कीप रीडिंग एंड रिवाइजिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।